आज हमारा है RS अग्रवाल मैथ्स बुक के स्पेशल बैच में क्वेश्चन नंबर 41। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक देख लिया है एंड आई होप कि आपने बड़े अच्छे से उन सारे क्वेश्चंस को समझा होगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक को देखेंगे। ओके, चलिए देखिए RS अग्रवाल जी के इस बुक में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं सबके लेवल्स बहुत अच्छे हैं, बट अगर बात सॉल्यूशन की जाए तो उनके बुक के लिखे हुए सॉल्यूशन को कोई इजीली समझ नहीं सकता है, जिस वे में वो सॉल्यूशन सारे लिखे गए हैं। इसीलिए मैं आपको वो सारे के सारे सॉल्यूशंस अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बट इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहिए। ओके, तो लेट्स गो। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या लिखा हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन square of any two consecutive integers is equals to what? क्या ये क्या बोल रहा है? The difference between square of any two consecutive integers is equals to what? देखो ऐसे क्वेश्चन को ना जब कहीं भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिखाई दे तो समझ जाएगा, तो आप लोग को समझ जाना है कि दिस इज आइडियल केस, इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी नंबर। ओके, ये हर एक नंबर के ऊपर अप्लाई होगा। अगर ये बोल रहा है, अगर ये मेरा बोल रहा है स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो मैं अगर दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेता हूं, जैसे मैंने लिया 1 और 2 लिया मैंने, ओके, मैंने 1 और 2 यहाँ पे लिया। ओके, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करता हूं, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस लेता हूं, इन दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस लेता हूं, तो मुझको क्या मिल जाएगा? देखो स्क्वायर किया मैंने, डिफरेंस लिया मैंने, कितना मिल जाएगा मुझको? यहाँ पर डिफरेंस लेना, डिफरेंस। देखो अब यहाँ पे ना आपको एक चीज और एक टर्म अच्छे से समझना है। यहाँ पे बोला गया है डिफरेंस, बोला गया है। आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, उनके बीच का डिफरेंस देखना है। जैसे मैं अगर पूछूं 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। अगर मैं आपको पूछूं कि जब मैं 6 में से 4 माइनस करूंगा तो मुझको 2 आएगा, 4 में से 6 माइनस करूंगा तो माइनस का 2 आएगा। समझ गए? 2 इनका डिफरेंस है और इनका सब्ट्रैक्शन वैल्यू है। समझ गए कि डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में फर्क क्या है? ओके, चलो देखो मैंने 1 स्क्वायर लिया, यहाँ पे डिफरेंस विद 2 का स्क्वायर कितना? 1, डिफरेंस विद 4, डिफरेंस कितना इसका? 3 है, डिफरेंस 3 है इसका। देखो सम ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का सम कितना होगा? 1 + 2, 1 + 2 का सम कितना होगा? 3 होगा। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, देखो स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, the difference between square of any two consecutive integers is what? It is sum of two numbers, और ये अपने ही नंबर्स के सम के बराबर है, ये अपने ही नंबर्स के सम के बराबर है। मुझको दिख गया यहाँ पर कि मैं जब 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर का डिफरेंस लूंगा तो मुझको यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। और जब मैं 1 + 2 करता हूँ तो भी मुझको 3 मिल रहा है। मतलब डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू नंबर्स। समझ गए? तो ये बाकी के सारे ऑप्शन क्या है यहाँ पर? रॉन्ग है। ये नंबर मेरा इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट कुछ भी हो सकता है। ओके, चलिए अब अगर आते हैं हम लोग किताबी सॉल्यूशन के ऊपर, जो बुक के अंदर सॉल्यूशन दिया है मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। ओके, बट अगर लेट कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको ऐसे ही करना है जैसा मैंने आपको सिखाया है। समझ गए? एग्जाम में एक्स वाई के पीछे मत भागना, नहीं तो टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा आपका। थ्योरी क्वेश्चन मतलब एक आइडियल क्वेश्चन होता है, आप लोग वहां पे कोई भी नंबर गैस कर सकते होगे। तो लेट्स गो। यहाँ पे क्या बोला? टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोला गया। मैंने माना कि a और a+1 मेरा वैसा दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, मैं इनका स्क्वायर करके डिफरेंस लेता हूँ। तो डिफरेंस क्या होता है? बड़े में से छोटा होता है। मेरे को अगर सब्ट्रैक्ट करना हुआ तो यहाँ पर देखो कितना मिल जाएगा मुझको। ओके, एक काम करता हूँ, इसका डिफरेंस यहीं से लेता हूँ मैं, ये मुझको a² मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा? a+1 का होल स्क्वायर, ये a² और ये a+1 का होल स्क्वायर कितना मिल जाएगा? a² + 2a+1। ओके, मुझको ये मिल गया। अब इसके बीच का डिफरेंस कितना? इसके बीच का डिफरेंस कितना है? देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है? यहाँ पर इसके बीच का डिफरेंस है a² और a² के बीच का, जब इनका डिफरेंस निकालोगे तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2a+1 का है। अगर ये 2a+1 कहाँ से है मालूम करना है तो a² 2a+1 में से a² को माइनस कर दो, a² से a² निकल जाएगा, 2a+1 आपका बच जाएगा। ओके, 2a+1। अब ये क्या मिल गया? 2a+1 मिल गया। अब एक काम करो, ये जो दो नंबर लिए आपने इनको जोड़ के देखो क्या आ रहा है। इनको जोड़ने पे आपको 2a+1 मिल रहा है। सेम बात है ना? तो आपको क्या, आपको समझ में आ गया
कि बुक का सॉल्यूशन कैसे किया हुआ है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो, किसी भी बुक को पूरा सॉल्व करना एक बहुत बड़ी बात होती है। आज के समय 99% जनता, 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बुक ले तो लेते हैं लेकिन कंप्लीट सॉल्व नहीं करते हैं। कंप्लीट सॉल्व कोई नहीं करता, समझे? कंप्लीट कोई सॉल्व नहीं करता। बुक ले तो लेंगे रखने के लिए कि हाँ चलो बुक लिया पढ़ेंगे, लेकिन बुक पूरी सॉल्व करने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है कि हम लोग उस बुक के ऊपर टिक पाए। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 42 देखो। क्वेश्चन नंबर 42 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 42 लिखा हुआ है, बिटवीन टू डिस्टिंक्ट नेट between two distinct rational numbers a and b, there exists another rational number which is between two rational numbers. अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाता हूं, देखिए अगर ये मेरी यहाँ पर एक नंबर लाइन है, ओके, ये मेरी यहाँ पर एक नंबर लाइन है, यहाँ पर दो रैशनल नंबर, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर ही मेरा 0 है बीच में। ओके ओके, मैं यहाँ पे रैशनल नंबर मानता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे माना रैशनल नंबर मेरा है ए और बी, यहाँ पे बोल रहे हैं ना, यहाँ पे मेरा ए है और यहाँ पर मेरा बी है। ओके, यहाँ पर मेरे दो रैशनल नंबर है ए और बी। चलिए अब अभी क्या बोला, इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा। देखिए अब अगर सपोज मैं ए से आगे बढ़ता हूं, मैं अगर ए से आगे बढ़ता हूं, ओके, अच्छे से समझना कि मैं क्या समझा रहा हूं, बहुत कंसेप्ट वाली बात है ये, बहुत ज्यादा कंसेप्ट वाली बात है। ओके, ये काट नहीं सकता ना मैं इसको, वेट, देखो थोड़ा ना इसको और बड़ा बड़ा करता हूं मैं। नहीं होगा, चलो मुझको इतने की ही जरूरत है। सपोज ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। मैंने नंबर लाइन के ऊपर से केवल 3 डॉट लिए हैं, मैंने नंबर लाइन के ऊपर से केवल 3 डॉट लिए, समझ गए? जैसे यहाँ पर मेरा ए था और ये मेरा बी था, तो मैंने केवल 3 ही डॉट लिया नंबर लाइन पे से। ओके, चलिए तो मैं यहाँ पर डेमो का नंबर लाइन यहाँ पर बना दिए देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना आए। ये ए है और ये बी। अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर जाता हूं, अगर मैं इस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि इस पॉइंट में कौन सा रैशनल नंबर आएगा। ओके, चलो देखो अब ये क्या है मेरा, ये मेरा ए से बड़ा है, ये मेरा ए से बड़ा है। ओके, ये पॉइंट जो मेरा है ये क्या है, मेरा ए से बड़ा है। ये पॉइंट क्या है, मेरा ए से बड़ा है, मतलब a/2 तो कंफर्म नहीं आएगा यहाँ पर, a/2 यहाँ पर कंफर्म नहीं आने वाला है, क्योंकि ये मेरा क्या है, ये मेरा ए से बड़ा है। a/2 मेरा क्या होता है, ए का आधा बोल रहा है ये। ओके, ये क्या बोल रहा है मेरा, ये ए का आधा बोल रहा है। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है b/2। ध्यान से देखो, अगर मैं दो रैशनल नंबर में अगर बोलूं कि इंटीजर भी मेरा एक रैशनल नंबर होता है, कि मेरा इंटीजर भी एक रैशनल नंबर होता है। मैंने माना कि ये अगर मेरा 1 है और ये अगर मेरा 2 है। ओके, अब मेरे को बोलना है 2 का आधा, क्योंकि ये मेरा बी है ना, बी का आधा मेरा क्या होगा, उसके एक पॉइंट को छोड़कर, मतलब उसके मिडिल पॉइंट को छोड़कर मैं उसके पीछे वाले पॉइंट पे जाऊंगा। मतलब मैं अगर b/2 की बात करता हूं इन केस, तो वो मेरा a बन सकता है, तो वो मेरा तो फिर जो मेरा b/2 है, वो मेरा क्या बन सकता है, वो मेरा a बन सकता है। मैं अभी भी अपने मिडिल पॉइंट पे नहीं पहुंचा हूं, तो b/2 भी मेरा आंसर नहीं होगा, तो b/2 भी मेरा आंसर क्या होगा, नहीं होगा। ओके, कोई दिक्कत इसके अंदर आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अब यहाँ पे आते ए बी इंटू टू, ए बी इंटू टू। अब देखिए यहाँ पर सपोज मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ। सपोज मैंने क्या बोला था, थियरी क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक आइडियल केस होता है, वो हर एक नंबर पे वेरीफाई होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इन दोनों को माना है। चलो लेट सपोज मैंने ये दोनों नंबर लिया, तो 2 इंटू 1 कितना मिल जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिल जाएगा मुझे, 1 मिल जाएगा। ओके, कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये अभी भी मेरा बीच में नहीं आया है,
अभी भी ये मेरा बीच में नहीं आया है। ओके, ये अभी भी मेरा बीच में नहीं आया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी मेरा आंसर नहीं है, फिर ऑप्शन नंबर सी भी मेरा आंसर नहीं है। अब मेरा आंसर क्या बन सकता है? मेरा आंसर बन सकता है केवल a/2 प्लस बी बाय ए प्लस बी का आधा। क्या क्या बन सकता है मेरा? a प्लस बी अपॉन 2, मतलब इनका एवरेज, इनका एवरेज यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर बैठेगा यहाँ पर? a प्लस बी अपॉन में 2, a प्लस में b अपॉन में 2। मैं अगर बात करूं तो इनके बीच में कौन सा नंबर बैठने वाला है? 1.5। 1.5 मतलब मेरा क्या होता है? 1 प्लस 2 अपॉन 2 बराबर 3/2, इट इज इक्वल्स टू 1.5। मैं इस क्वेश्चन को चाहता तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकता था, मैं इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकता था, लेकिन जो बुक का आंसर दिया हुआ है, जो कंसेप्ट यूज किया हुआ है, वो कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये बोलना क्या चाहता है। ये बोलना क्या चाहता है? मेरा a/2 आंसर क्यों नहीं होगा? मेरा a/2 आंसर क्यों नहीं होगा? b/2 क्यों नहीं होगा? a इंटू बी अपॉन 2 क्यों नहीं होगा? वो मुझे पता होना चाहिए। समझ गए? अगर ये क्यों आपको पता होगा तो आप लोग आने वाले और डिफिकल्ट सम्स को अच्छे से कर पाएंगे। समझ गए? हमेशा आपको मालूम होना चाहिए क्यों। अगर इस क्यू का आंसर आपके पास है तो आपको अच्छे से पढ़ने और सीखने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गए? चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आज लगभग जितने क्वेश्चन है सब थियरी क्वेश्चन ही है, क्योंकि नंबर सिस्टम को अगर अच्छे से सीखना है ना, जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है वही बच्चा थियरी क्वेश्चन अच्छे से कर पाता है, वही बच्चा थियरी क्वेश्चन अच्छे से कर पाता है। ओके चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ इफ बी इज ग्रेटर देन ए, if b is greater than a, then which expression will have the highest value? इनमें से किस एक्सप्रेशन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगा? किसका क्या होगा? हाईएस्ट वैल्यू होगा, ये हमको बताना है। ओके ये हमको बताना है। चलिए और ये हम लोग बताएंगे भी, विच एक्सप्रेशन है हाईएस्ट वैल्यू। देखो अभी यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरा? यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है b इट इज ग्रेटर देन a। ओके एक काम करता हूं, मैं पहला एग्जांपल दिया a माइनस बी, मैं a माइनस बी चेक करता हूं कि वो हाईएस्ट होगा कि नहीं होगा। मैं b को यहाँ पे भेज देता हूं, यहाँ पे b की जगह पे 0 आएगा, देन a माइनस बी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी इज लेस देन 0, a माइनस बी इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या? ऑप्शन नंबर ए तो मेरा आंसर कतई नहीं बनने वाला। ऑप्शन नंबर ए तो मेरा आंसर कतई नहीं बनने वाला। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पे मेरा क्या है? ए और बी को, मतलब बी क्या मेरा ए से बड़ा है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। मैंने क्या बोला था? थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब क्या होता है? एक आइडियल केस होता है जो हर एक नंबर के लिए वेरीफाइड होगा। ओके चलो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो पॉजिटिव इंटीजर बोला, कोई गलती से 0 मत लेना। ओके देखो यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ पे बी को 2 मानता हूँ और ए को मैं अगर 1 माना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मुझको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ओके इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? मेरे को 2 मिल जाएगा, जो कि क्या है? मेरा एक्सप्रेशन बड़ा है। ओके जो कि क्या है? मेरा एक्सप्रेशन बड़ा है। ओके चलो अब एक काम करते हैं, अब यही जगह पर मैं अगर एक काम करता हूँ, a प्लस बी में 2 और 1 को रखता हूँ, 2 और 1 को रखता हूँ मैं, तो 1 प्लस 2 कितना मिल जाएगा मुझको? यहाँ पर 3 मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन से मुझको क्या मिल रहा है? ये देखिए, ये मेरा ए बी का मान है, ये मेरा ए बी का मान है और ये मेरा ए प्लस बी का मान है। ओके तो यहाँ से मुझको क्या मालूम पड़ गया कि मेरा ए प्लस बी जो है वो बड़ा है ए बी से। मेरा ए प्लस बी जो है वो क्या है? वो मेरा ए बी से बड़ा है। अब एक काम करते हैं, वैल्यूज चेंज करते हैं। अब एक काम करते हैं, वैल्यूज चेंज करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं वैल्यू चेंज करने पर भी क्या एक कंडीशन यही रहती है मेरी। अब मैंने इसको 3 माना और इसको 2 मान लिया, तो a इंटू बी कितना मिल जाएगा मुझको? मुझको a इंटू बी मिल जाएगा 6। ओके कंडीशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कंडीशन वही रहनी चाहिए आपकी। और a प्लस बी कितना मिल जाएगा? 3 प्लस 2 मुझको मिल जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको? यहाँ पे आपको मिल गया ए बी इज ग्रेटर देन ए प्लस बी, ए बी इज ग्रेटर देन ए प्लस बी। ओके ए बी इज ग्रेटर देन ए प्लस बी। तो यहाँ पे मैं बता नहीं सकता कि कौन सा वैल्यू मेरा
हाईएस्ट होगा, कौन सा वैल्यू मेरा हाईएस्ट होगा, ए बी होगा या फिर ए प्लस बी होगा, क्योंकि ये नंबर्स के साथ में जैसे ही नंबर चेंज हो रही है ये अपना आंसर भी चेंज कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। वी कांट से दैट कि मेरा आंसर क्या होगा, आई कांट से कि मेरा आंसर क्या होगा। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। समझ गए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, अच्छा कंसेप्ट है इसके अंदर। समझ गए, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बार सीडीएस में भी पूछा जा चुका है। समझ गए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 0 इट इज लेस देन एक्स एंड इट इज लेस देन 1, 0 इट इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 1। मतलब मेरे जो एक्स की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगेन वही पूछा गया है यहाँ पर, विच वन इज ग्रेटेस्ट। यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, मुझसे ये पूछा गया। चलिए पूछा गया ये, तो मैं इसका आंसर भी दूंगा, डोंट वरी। लेट्स गो। देखो यहाँ पर अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, मेरे ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, मैं भी यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहता हूं, मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या एक्स अपने आप से कभी बड़ा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, बड़ा हो ही नहीं सकता ये। देखो इस क्वेश्चन को ना आप लोग एग्जांपल लेके भी सॉल्व कर सकते हो। सपोज मैंने बोला एक्स की वैल्यू जो मेरे 0 और 1 के बीच में है, मतलब इसकी वैल्यू 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है। मैंने मान लिया लेट एक्स की वैल्यू मैंने मान ली 0.2, कितनी मान ली मैंने, एक्स की वैल्यू 0.2 मान ली। तो एक्स क्या है, खुद से बड़ा तो कभी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए निकल गया। एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा मुझको, एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा मुझको, ये मुझको मिल जाएगा 0.04 मिल जाएगा, 0.04 मिल जाएगा। चलो ये एक्स स्क्वायर मिल गया, 1/x कितना मिल जाएगा मुझको, 1/x। अब देखिए इन सब में से मुझको बड़ा बताना है, इन चारों में से बड़ा कौन है मुझको वो बताना है। तो 1/x यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो 1/x 1/0.2 मतलब ये मेरा 5 होगा। अब 5 कैसे होगा वो भी बता दूं, क्योंकि 0.2 5 टाइम्स 1 से कटेगा, 0.2 इंटू 5 मेरा कितना होता है, 1 होता है। ओके, और 1/x स्क्वायर मेरा क्या होगा, 1/x स्क्वायर मतलब 1/0.04, ये मुझको क्या मिल जाएगा, मुझको मिल जाएगा 25, क्योंकि 0.04 को मैं 1/25 भी लिख सकता हूँ, तो 25 मेरा ऊपर पहुंच जाएगा। समझ गए, चलो 25 मिल गया। अब इनमें से मेरा सबसे बड़ा कौन है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सबसे बड़ा है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सबसे बड़ा है। अब ये बात हो गई कि हमने इस क्वेश्चन को एग्जांपल लेके समझा, हमने इस क्वेश्चन को एग्जांपल लेके समझा, बट अगर हम लोग कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट में इसका आंसर कैसे आएगा, अब मैं आपको बताता हूं। तो एग्जांपल वाला अपने आप से लिख लो साइड में कहीं पर। अब आते हैं हम लोग कंसेप्ट के ऊपर। चलिए देखिए ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर बोल रहा है 0 इज ग्रेटर देन एक्स बट लेस देन 1। ओके, तो मैं अगर एक कंडीशन उठाता हूं, एक्स इट इज लेस देन 1, एक्स इज लेस देन 1। अब मैंने क्या किया, मैंने दो साइड एक्स का मल्टीप्लाई किया, मैंने दोनों साइड क्या किया, एक्स को मल्टीप्लाई किया। ओके, मल्टीप्लाई बाय एक्स, कितना मिल जाएगा मुझको यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इट इज लेस देन एक्स, मिल गया मुझको ये। और मेरे पास इक्वेशन एक ये भी दिया हुआ है, x इज लेस देन 1। तो मेरे पास x के दो इक्वेशन है, एक x में बड़ा है और एक में x बड़ा है और एक में छोटा है। ओके, अब एक काम करो, इनका एक कॉमन इक्वेशन बना लो। यहाँ पर x को बीच में लिखो, x मेरा किससे बड़ा है, x मेरा x स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन x मेरा 1 से छोटा है। ओके, मैंने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने से क्या मिल गया मेरे को, मुझको ये वाला इक्वेशन मिल गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। देखो सिंपल है, अगर आपके पास एक कॉमन वैल्यू है, एक मतलब उन दोनों कॉमन वैल्यू में एक में वो बड़ा और एक में छोटा है, तो उस कॉमन वैल्यू को ऐसा बीच में लिखो, बड़े और छोटे का सिंबल लगा दो। देखो मेरा x किससे छोटा है, 1 से छोटा है, और देखो बड़ा किससे, x स्क्वायर से बड़ा है। सिंपल है, ऐसा इक्वेशन लिखना कोई टफ बात नहीं है। चलो देखो यहाँ पर ओके, अब मुझको पूछा गया है क्या, अब मुझको क्या पूछा गया है, 1 में यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रहा है। एक काम करो, जब आप रेसिप्रोकल लोगे ना, जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल करने से क्या होता है, ये बीच के जो साइन है ना ये बदल जाते हैं 1 में, ये साइन मेरे क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो 1/x स्क्वायर
इट इज ग्रेटर देन 1/x एंड इट इज ग्रेटर देन 1/1। 1/1 का मतलब मेरा क्या होगा, 1 ही होगा। ओके चलो 1 होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता 1 इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन 0। 1 इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन 0। अब अगर मुझे यहाँ पे दो इक्वेशन कंबाइन करना, मैं काम कर रहा हूँ, इसको ना यहाँ से मिटा देता हूं, मैं यहीं साइड में लिख दूं। चलो मैं यहीं पे साइड में लिख देता हूं। देखो अब यहाँ पे मेरे पास कितना इक्वेशन है, यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है। ओके देखो 1 इज ग्रेटर देन x एंड ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पे क्या मिल गया मुझको 1/x², इट इज ग्रेटर देन 1/x एंड इट इज ग्रेटर देन 1। अब मुझको यहाँ पे 1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, एक में 1 बड़ा है और एक में 1 छोटा है, तो मैं यहाँ पे सेंटर में 1 लिखता हूँ। मैं यहाँ पर सेंटर में 1 लिखता हूँ और देखता हूँ कि ये किससे बड़ा है और ये किससे छोटा है। x मेरा छोटा किससे है बताइए, x मेरा छोटा किससे, x मेरा छोटा यहाँ पर है। देखिए ये एंगल, ये पॉइंट जिसके पास जाता है वो वैल्यू छोटा होता है। ओके x मेरा छोटा किससे है, यहाँ पर 1/x एंड 1/x इट इज लेस देन 1/x²। ओके कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, इस इक्वेशन को आप लोग घुमा के लिख दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके 1 इट इज लेस देन 1/x एंड 1/x इज लेस देन 1/x²। केवल इसको मैंने घुमा दिया है बस। ओके चलिए तो ये मुझको मिल जाएगा। ओके अब यहाँ पे 1 मेरा बड़ा किससे है, 1 मेरा बड़ा किससे है, 1 मेरा बड़ा है। देखिए 1 मेरा बड़ा किससे है, 1 मेरा बड़ा है x एंड इट इज ग्रेटर देन 0। समझ गए। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो ये मेरे को अपनी एक सीरीज मिल गई ऑर्डर वाली। क्या बोल सकते हैं इसको, मैं बढ़ते हुए क्रम में ये लिखा हुआ है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि धीरे धीरे मेरा क्या बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है मेरी, यहाँ पे 1/x² है। समझ गए, ये है इसका कंसेप्चुअल नॉलेज। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया, एग्जांपल लेके तो कोई भी कर सकता है। देखो बच्चों एग्जांपल लेके तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन रियल में समझ में आ गया तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। समझ गए, एक क्वेश्चन को आप लोग उसका आंसर देख के एक बार समझ सकते हो, लेकिन अगर कंसेप्ट बन गया तो आप लोग उसके जैसे 10 क्वेश्चन और लगा सकते हो। समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। देखो ये एक एक्सेप्शन क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपके दो ऑप्शंस करेक्ट दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपके दो ऑप्शंस करेक्ट दिए हुए हैं, तो आप इसको एक अपवाद मान सकते हो या फिर इसका आप ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे लिख लोगे, मैं लिखवा दूंगा आपको। ओके चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ पी इज, क्या लिखा हुआ है, इफ पी इज पॉजिटिव फ्रैक्शन, इफ पी इज द पॉजिटिव फ्रैक्शन लेस देन 1, इफ p इज द पॉजिटिव फ्रैक्शन लेस देन 1। यहाँ पे दो बातें बोल रहा है वो, यहाँ पे ये दो बातें बोल रहा है। पहली बात तो ये कि p मेरा पॉजिटिव फ्रैक्शन है, कि p मेरा क्या है, p मेरा पॉजिटिव फ्रैक्शन है, मतलब कि वो 0 से बड़ा है, मतलब कि वो 0 से बड़ा है। ओके अगर बोला अगर उसने ये बोला होता कि p इज अ नेगेटिव नंबर, तो वहां पर वो किसकी बात कर रहा है, p इज लेस देन 0, नॉट माइनस p इज लेस देन 0। समझ गए, p इज लेस देन 0। ओके चलो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज लेस देन 1। वो क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। समझ गए, वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। चलिए दूसरा रंग दे दूंगे इसको, ये अच्छा थोड़ा सा देखो। यहाँ पे मेरा जो p है, p इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, p इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अब सेम इसके जैसा ही सवाल है, सेम इसके जैसा ही सवाल है। यहाँ पे x था, यहाँ पर p है। ओके अब मुझे पता करना है कि मेरा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे मेरे को 1/x की वैल्यू क्या मिली है, 1/x इट इज ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ पे मेरा क्या होगा, 1/p इट इज ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है, एक काम करते हैं हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, p लेस देन 1 का लेता हूँ इक्वेशन। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना रेसिप्रोकल करता हूँ 1/p, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सिंबल चेंज होगा, ये 1 ही रहेगा मेरा। 1/1 मतलब 1 होता है। तो मुझे क्या दिखाई दिया
कि 1/p इट इज ग्रेटर देन 1, यहाँ लिखा हुआ है लेस देन 1, देन ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। चलिए समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/p इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे ये बात किसकी कर रहा है, फ्रैक्शन की बात कर रहा है। ओके, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल मानता हूँ, ये एक आइडियल केस है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब आइडियल केस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब क्या होता है मेरा, आइडियल केस होता है। ओके चलिए मैं नंबर मान, यहाँ पे नंबर मान लेता हूँ मैं 0.2 ही मानता हूँ जो पीछे माना था। p इज इक्वल्स टू 0.2 लेट मान लो। ओके अब 1/p कितना मिल जाएगा मेरे को, 1/p मतलब 0.2 मिल जाएगा मुझको। ओके देन अगेन यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 1/2 अपॉन 1/5 इट इज इक्वल्स टू 5 मिल जाएगा। ओके अब सपोज ये 0.2 है तो ये 1/5 होता है, मुझको पता है। अगर मैं यहाँ पे 1/p, अगर मैंने सपोज p की वैल्यू चेंज की, मैंने इसको 0.3 माना, देन 1/0.3 कितना मिल जाएगा मुझको, ये अगर जीरो का ये पॉइंट मेरा ऊपर जाएगा तो ये मुझको मिल जाएगा 10/3 मिल जाएगा मुझको, ये 10/3। मैं अगर ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझको मिल जाएगा 3.33। ओके अब ये मेरा इंटीजर नहीं रहा, अब ये मेरा इंटीजर नहीं रहा, मतलब इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी वैल्यू, देन ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग। समझ गए। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे करता हूँ दोनों साइड में p का मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय p, दोनों साइड में p का मल्टीप्लाई करता हूँ, लाइन बाय लाइन लिखते जाओ जो जो मैं लिखवा रहा हूँ। समझ गए। दोनों साइड p का मल्टीप्लाई करो, कितना मिल जाएगा आपको, p² इट इज लेस देन p। ये इक्वेशन मुझको दिख गया, एक ये इक्वेशन मुझको दिख गया। ओके ये इक्वेशन मुझको दिख गया यहाँ पर, p² इज लेस देन p। ओके अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पर, अब इसके बाद क्या ही करना है आपको। देखो अब यहाँ पे अगर आप लोग एग्जांपल लेना चाहोगे तो आप लोग अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड केस में क्या मिल गया था, x² इज लेस देन x मिला था, ये ट्रू था मेरा, जबकि ये मेरा ट्रू था, x² इज लेस देन x, सेम चीज मुझे यहाँ पर मिल गया है, p² इज लेस देन p। तो ये तो मेरा ट्रू केस है भाई। जैसे एग्जाम्पल ले लो कोई भी, जैसे आप लोग p का मान मान लो 0.2, तो यहाँ पे p² कितना मिलेगा 0.04, इट इज लेस देन 0.2। 0.3 मान लो p का मान, 0.3 मतलब क्या होगा 0.09, इट इज लेस देन 0.3 होगा, होता है मेरा। ओके चलो इट इज, अब कोई गलती से ये मत बोल देना सर क्या मैं इसको 1 के बराबर कर दूं, 1 के बराबर कर दूं, p इक्वल्स टू 1.0 कर दो तो 1 इज नॉट लेस देन 1, इसलिए तो उसने इसको लेस देन 1 बोला है, इसीलिए तो इसने उसको लेस देन 1 बोला है। सपोज कोई यहाँ पर मान अगर ऐसा मानता है 0.9 तक जाता है, वो 0.9 तक जाता है। ओके तो वहां पे कितना मिल जाएगा इसको 0.81, इट इज लेस देन 0.9, जो कि अभी भी ट्रू है, जो कि अभी भी मेरा ट्रू है। समझ गए आपको, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। चलो तो यहाँ पे मेरा ये एक केस क्या, ये मेरा एक केस राइट है। ओके ये मेरा एक राइट है, आंसर है ये भी मेरा एक। चलिए अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी को वेरीफाई करना है, अब ऑप्शन नंबर डी को वेरीफाई करना है। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर डी अगर मैं वेरीफाई करता हूं कैसे मिलेगा मेरे को, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ओके देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा, 2/p माइनस p है, तो मुझको क्या मिल गया था 1/p इट इज ग्रेटर देन 1 मुझको मिल गया था। ओके 1/p मुझको यहाँ पे कितना मिल गया था, ग्रेटर देन p मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से लिख के दिखा दूं क्या, आपको क्या पता समझ में ना आ रहा हो। यहाँ पे क्या था मेरा, p इट इज लेस देन 1, p इज लेस देन 1 था मेरा। अब मैं अगर इसका रेसिप्रोकल करता हूँ कितना मिल जाएगा मुझको, रेसिप्रोकल करते मिल जाएगा 1/p इज ग्रेटर देन 1। ओके अब दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2/p इट इज ग्रेटर देन 2। ओके अब दोनों साइड ना p का माइनस कर दो, मैं इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे दिया हुआ है मैं इसको उसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके मैं इसको उसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, कितना मिल जाएगा मुझको यहाँ पे देखो 2/p। ओके देखो तो 2/p, मैंने दोनों साइड p का माइनस किया, इट इज 2 माइनस p, इट इज 2 माइनस p। ओके अब अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो
तो p की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? p मेरा 1 से छोटा है, p मेरा 1 से छोटा है, p मेरा क्या 1 से छोटा है। अगर p मेरा 1 से छोटा है और अगर उस छोटे वैल्यू को मैं 2 से माइनस करूं, p की वैल्यू अगर मेरी 1 से छोटी है और अगर मैं उस छोटे वैल्यू को 2 से माइनस करूं तो डेफिनेटली मेरा ये पॉजिटिव टर्म आएगा, डेफिनेटली मेरा ये क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा। तो इक्वेशन क्या मिल गया मुझको यहाँ पर? देखो 2/p माइनस का p इट इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, इट इज ग्रेटर देन पॉजिटिव टर्म ना। जो चीज पॉजिटिव से बड़ी होगी वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, जो चीज पॉजिटिव से बड़ी होगी वो डेफिनेटली क्या होगी? पॉजिटिव होगी। देन 2/p माइनस p इज अ पॉजिटिव नंबर, 2/p माइनस p इज अ पॉजिटिव नंबर। आप लोग इसको समझने के लिए कोई एग्जांपल भी ले सकते हो, आप लोग यहाँ पे 0.2 और 0.3 भी पुट करके देख सकते हो। समझ गए? आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ गए? कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, अब आप लोग एक काम करो, कोई एग्जांपल लेके सॉल्व कर लो। हाँ, बट अगर पेपर में आपको आया देन यू हैव टू सॉल्व बाय एग्जांपल। ये कंसेप्चुअल सॉल्व नहीं करना है, ये मैंने तब के लिए बताया जब आप लोग एग्जांपल सोच ना पाओ, तब कंसेप्ट के साथ जाओ। समझ गए? अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ पर आपको? तो ये बुक के अंदर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, लेकिन इसका ऑप्शन आपका सी और डी दोनों है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ई यहाँ पे आप लोग करके लिख लो, बोथ सी एंड डी। समझ गए? बुक का आंसर आपका रॉन्ग है। ओके, चलिए, ये आपका क्या है? ये आपका एक्सेप्शनल केस है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर इज अ रियल नंबर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज व्हाट? इट इज लेस देन 3/4, 0 फॉर एटलीस्ट 0 वैल्यू ऑफ एक्स, ऑलवेज नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर जब कभी भी आपको ऐसा सवाल दिखाई दे कि एक बोला है एक्स इज अ रियल नंबर का मतलब क्या होता है? कि वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट की जा सकती है। ओके, वो नंबर लाइन के ऊपर नंबर लाइन के ऊपर दर्शाई जा सकती है, और एक इक्वेशन दिया जाए आपको, और एक इक्वेशन दे दिया जाए आपको। ओके, जब कभी ऐसी चीजें आपको दिखे बट आपको ऑप्शन आपसे रिलेटेड ना दिखाई दे, कभी ऑप्शन में 3/4 दिखाई दे रहा हो, 3/4 दिखाई दे रहा हो, नेगेटिव दिखाई दे रहा हो, एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ एक्स दिखाई दे रहा हो। ओके ओके, तब इसमें क्या किया जाए? चलो ये दोनों तो आंसर ठीक है, थियरी के हैं, मैं कहीं से कुछ ना कुछ तो करके अगर लेके आया तो इसमें ला सकता हूं, लेकिन ये 3/4 कहां से आ गया मेरा? यहाँ पे बच्चों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, यहाँ पर बच्चों का दिमाग काम करना बंद कर देता है ऐसे सवाल देखकर। लेकिन नहीं, ऐसे सवाल देखिए, अगर आपको ऑप्शन में 7/8 दिया होता, कुछ भी दिया होता, 9/5 दिया होता, 11/3 दिया होता, कुछ भी दिया होता, तो भी आपको इसको सॉल्व करना पड़ता। ऐसे एक ने ऐसे अनगिनत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसी क्वेश्चन में से। समझ गए? ऐसे अनगिनत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आपको जो टर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, ट्राई करो कि वो चीज आपको क्वेश्चन में लानी है, ट्राई करो कि वो चीज आपको क्वेश्चन में लानी है। तो मुझे क्या करना है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, इसके इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मुझे 3/4 के टर्म में लिखना है। अगर मैं 1 को 3/4 के टर्म में स्प्लिट करता हूं तो मुझे, मैं इसको कैसे लिखूंगा? 1/4 प्लस 3/4। मैं अगर 3/4 में 1/4 जोड़ता हूं तो ये मेरा बन जाएगा 4/4 बराबर 1 ही आएगा मेरा बाद में। समझ गए? मतलब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा 1 ही तो है, ये मेरा 1 ही तो है। कोई दिक्कत इसके अंदर आपको? ओके, चलो देखो यहाँ पर, अब अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं ऐसे, तो देखो मैंने इसी चीज को कन्वर्ट किया है, इसमें मैंने इसी चीज को लिखा है यहाँ पर। ओके, चलो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं इसको, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस मैं इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये मेरा क्या लिखा हुआ है? ये मेरा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, ये मेरा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। ओके, क्या लिखा हुआ है मेरा? ये
एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। अब ये देखो, ये मेरा क्या है, अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 1/2 1 2 इंटू 1/2 एक्स, तो मुझको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। यही टर्म मुझको वापस मिल गया। तो ये टर्म मेरा क्या है, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये टर्म मेरा क्या है, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, चलो अब मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे ही। क्या लिखा मैं यहाँ पर, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। चलो, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 3/4, क्या ये वैल्यू मेरा 3/4 से बड़ा है? क्या ये वैल्यू मेरा 3/4 से बड़ा है? जी हाँ, ये वैल्यू मेरा 3/4 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म एडिशन में है। क्योंकि यहाँ पर ये टर्म, यहाँ पे 1/x नहीं आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, क्योंकि ये टर्म मेरा क्या है, एडिशन में है 3/4 के। ये टर्म मेरा क्या है, एडिशन में है 3/4 के। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब सपोज मानिए कि x की वैल्यू, अगर मेरी x की वैल्यू मेरी कुछ भी हो सकती है। यहाँ बोला ये x इज ए रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर मेरा नंबर लाइन पे शो होता है। अगर सपोज मेरे x की वैल्यू क्या हो गई, -1/2 हो गई, मेरे x की वैल्यू अगर -1/2 हो गई, तो ये टर्म तो जीरो बन जाएगा, ये टर्म तो जीरो बन जाएगा। देन 3/4 इट इज इक्वल टू 3/4 बन जाएगा। समझ गए? इसीलिए यहाँ पर मेरा क्या आएगा, यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन और आएगा, क्योंकि x मेरा क्या है, x मेरा रियल नंबर है। x मेरा क्या है, x मेरा रियल नंबर है। और -1/2 भी नंबर लाइन पर शो होता है। मैंने क्या बोला था, रियल नंबर्स कौन सा नंबर होते हैं, जो नंबर लाइन पर शो हो सकते हैं। ओके, बिकॉज x इज माई रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझको, ये जो टर्म यहाँ पे लिखा है, इसको इस टर्म में कन्वर्ट किया मैंने। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको कलर चेंज करो अभी, इसको मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3/4। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3/4। समझ गए आप लोग? कोई इशू इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल वन है एकदम। क्वेश्चन सिर्फ कंसेप्चुअल है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3/4। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3/4 होगा इसका आंसर। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन नहीं मिला होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका आंसर कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था, इतना टफ भी नहीं था क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 46 को देखो, अच्छा क्वेश्चन है, एएओ के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, लेकिन थोड़ा जूना सवाल है, कोई बात नहीं है। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए, लेट एन बी ए नेचुरल नंबर। देखो, जब कभी भी आपको अगर ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए, तो उसको हल्के में मत लेना कि उसने उसको रियल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर बोला है, प्राइम नंबर बोला है, इवन नंबर बोला है, कंपोजिट नंबर बोला है। अगर कोई भी नंबर बोला है वहां पर, तो समझ जाना कि वो एग्जामिनर आपकी मदद करना चाहता है। हिंट दिया उसने यहाँ पे आपको, ताकि आपकी तकलीफ कम हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। समझ गए? देखो यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर आपको 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/7 प्लस 1/n दिया गया है। इट इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। ये मेरा एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर मेरे नेचुरल नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है, मेरे नेचुरल नंबर्स की शुरुआत होती है 1 से। कहाँ से होती है, 1 से होती है। ओके, कोई दिक्कत आपको इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लाइट ग्रीन लेता हूँ। चलो देखो, ओके 1 से होती है, तो मतलब ये नंबर जो मेरा 1 है, या फिर 1 से बड़ा होगा। ये नंबर मेरा 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे मुझको ना इसको एक नेचुरल नंबर में बनाना है। अगर ये मेरा एक नेचुरल नंबर है, तो मेरे n की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मेरा n 2 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, या फिर 3 से डिवाइड होगा। तो इसने पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है, वो मुझे पता लगाना है। अब एक काम करता हूं मैं,
यहाँ पे जो नंबर मेरे को दिखाई दे रहा है मैं उसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। नीचे मुझे नीचे के तीनों मेरे प्राइम नंबर, नीचे तीनों के तीनों मेरे प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम कितना मिल जाएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 3 6 7 6 42 42। ऊपर कितना मिल जाएगा मेरे को देखो 42 है ना, तो यहाँ पे 21 मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 42, यहाँ पे 7 नहीं आएगा, तीन एक 3 3 चौक 12 प्लस यहाँ पे 7 6 42, 21 प्लस 14 प्लस 6 देन प्लस 1/n। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और मैं इतनी उम्मीद रखता हूँ कि आपको इतना तो कन्वर्ट करना आता ही होगा, आपको इतना तो कन्वर्ट करना आता ही होगा, अपने स्कूल सेक्शन में आपने इतना तो सीखा ही होगा। ओके चलो, अब ये देखो ऊपर क्या मिल गया मेरे को 41 डिवाइडेड बाय 42 प्लस 1/n, प्लस 1/n। ओके, प्लस 1/n। अब ये नंबर मेरा इंटीजर कब बनेगा? अब ये नंबर मेरा इंटीजर कब बनेगा बताइए? ये नंबर मेरा इंटीजर कब बनेगा? जब मेरे बेस की वैल्यू 42 होगी, जब मेरे बेस की वैल्यू 42 होगी तब ये नंबर मेरा इंटीजर बनेगा। क्योंकि अगर इस बेस की वैल्यू 42 बनी, अगर इस बेस की वैल्यू 42 बनी तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको 42, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 41 प्लस 1 42 अपॉन 42, मुझको यहाँ पे इसका वैल्यू 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ओके, कोई इश्यू है यहाँ पर आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए, अब जो मेरा नंबर 42 है, ये मेरा एक नेचुरल नंबर बन गया, ये मेरा एक नेचुरल नंबर बन गया है अभी। ओके, ये क्या बन गया? मेरा एक नेचुरल नंबर बन गया। अब ये मेरा जैसे ही नेचुरल नंबर बना, ये क्योंकि मैं अगर कोई दूसरा नंबर लिया यहाँ पर, ये मेरा इंटीजर नहीं बनने वाला, ये मेरा नेचुरल नंबर बनेगा ही नहीं। एंड नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर नंबर। नेचुरल नंबर भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर ही कहलाता है ये, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है जब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिखा रहा था। ओके, तो ये मुझको 1 मिल गया यहाँ पर। अब ये जो मेरा 42 है, एन की वैल्यू जो मेरी 42 है, ये क्या मेरी 2 से भाग जाती है, जी जाती है, 3 से भाग जाती है, जी जाती है, 7 से भाग जाती है, जी जाती है, ये इन तीनों से भाग जाती है, मतलब ये तीनों तो ट्रू है, ये तीनों तो ट्रू है मेरे। ओके, तो रॉन्ग क्या है यहाँ पर मेरा? ऑप्शन नंबर डी, एन इज ग्रेटर देन 84 नहीं है। मेरे एन की वैल्यू क्या है? मेरे एन की वैल्यू 42 है, इट इज नॉट ग्रेटर देन 84। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर डी का, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कंसेप्ट समझ में आया अच्छे से? चलिए लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया गया? ये ध्यान से देखिए, इंफॉर्मेशन को निग्लेक्ट नहीं करना। इफ एन इज एन इंटीजर, एग्जामिनर यहाँ पे आपकी मदद कर रहा है ये बताकर कि एन मेरा एक पूर्णांक है, एन मेरा एक इंटीजर है, वो यहाँ पे आपकी मदद कर रहा है। समझ गए आप लोग? चलो, क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एन विल गिव एन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस। मतलब कि एन की ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, एन की ऐसी कितनी वैल्यूज है, एन की ऐसी कितनी वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को एक इंटीग्रल वैल्यू बना सके, मतलब एक इंटीजर बना सके, एक इंटीजर बना सके। एन की ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, मुझको बताइए कि एन की ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर को सेपरेट करो, 16n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 6 डिवाइडेड बाय n दिया हुआ है। अब एक काम करो, सारे डिनोमिनेटर को n को सेपरेट कर दो। 16/n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 7n/n प्लस 6/n, कितना मिल जाएगा मुझको यहाँ पर? 16n प्लस 7 प्लस 6/n। अब ये देखो यहाँ पर, अब ध्यान से अपना दिमाग खोल के देखना, सारे के सारे दरवाजे खोल दो दिमाग के, एक भी दरवाजा बंद हुआ आंसर समझ में नहीं आएगा आपको। समझ गए? देखो, अब यहाँ पे अगर आप लोग फोकस कर सको, ओके, कहाँ गया? देखो, अगर इस क्वेश्चन में आप लोग फोकस कर सको तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं n की वैल्यू 16 में कुछ रखता हूं, अगर मैं 16n में n को कुछ भी रखूं तो ये तो मेरा इंटीजर होगा, ये तो मेरा इंटीजर बन जाएगा, चाहे मैं n की वैल्यू कुछ भी रखूं, मैं n की वैल्यू चाहे कुछ भी रखूं, मुझे परवाह नहीं, n मेरा इंटीजर बन जाएगा। लेकिन इस पूरे इक्वेशन को इंटीजर बनाने के लिए, इस पूरे इक्वेशन को इंटीजर बनाने के लिए मुझे इस वैल्यू को ऐसा सेट करना होगा, मुझे इस वैल्यू को ऐसा सेट करना होगा
जिससे ये इंटीजर बन सके, जिससे ये इंटीजर बन सके, समझ गए, जिससे ये इंटीजर बन सके। मुझे क्या करना है, मुझे इसको इंटीजर बनाना है, मुझे इसको इंटीजर बनाना है। तो इसको इंटीजर कैसे बनाऊं, मैं बताता हूं कैसे बनाना है आपको। देखो देखो इसको इंटीजर बनाने का तरीका, दूसरा रंग लेता हूं मैं। देखो इसको इंटीजर बनाने का क्या मेथड है, इसको आपको इंटीजर बनाना है। ये इंटीजर कब बनेगा, जब नीचे 6 का मल्टीपल होगा। 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पर, 6 के फैक्टर कौन कौन से बताइए, 6 के फैक्टर कौन से, जब नीचे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर खुद 6 होगा। अगर इतने वैल्यूज दिए होंगे, अगर इतने वैल्यूज दिए होंगे तो ही मेरा ये जाके एन, तो ये मेरा जाके पूरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये मेरा पूरा इक्वेशन क्या बनेगा, मेरा पूरा इक्वेशन बनेगा एक इंटीजर। ओके, समझ गया आपको कि अगर मेरे एन की वैल्यूज, अगर मेरे एन की वैल्यूज इतनी होंगी जो कि 6 का फैक्टर होनी चाहिए, जिससे ये पूरा पूरा भाग चला जाए, जिससे ये पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो सिर्फ यही वैल्यूज पॉसिबल है, तो वो सिर्फ यही वैल्यूज पॉसिबल है। इनके अलावा और कोई वैल्यूज बैठ ही नहीं सकती एन के जगह पे। और मैं यहाँ पर तो कुछ भी वैल्यूज रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर तो कुछ भी वैल्यूज रख सकता हूँ। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे मेरी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 4 वैल्यूज। ओके, अगर इन 4 वैल्यूज से मुझको क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा एक इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या मिलेगा मुझको, एक इंटीजर मिलेगा। ओके, इन 4 वैल्यू से ये पूरा का पूरा मुझको एक इंटीजर मिलेगा। समझ गए, एक इसकी इंटीग्रल वैल्यू। कोई डाउट आपको इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है। बढ़ते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। 49 को देखो, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, नाइस वन, नाइस वन क्वेश्चन है, समझ गए। देखो कंसेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग इसको। ये क्या बोल रहा है, इफ P is greater than Q and R is less than 0 then which one is true, then which one is true। अब कैसे बताओगे यहाँ पे, क्योंकि इन तीनों के बीच में कोई कॉमन रिलेशन बन ही नहीं रहा है क्वेश्चन में से। इफ P is greater than Q and R is less than 0, कोई कॉमन रिलेशन तो बने यहाँ पर, कोई कॉमन रिलेशन तो बने, कोई कॉमन रिलेशन तो बने यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर अब साइन के मामले में जाता हूं, अब मैं यहाँ पे ना साइन के मामले में बात करूंगा सिग्नेचर टर्म्स में, क्योंकि ये एक आइडियल केस है। आइडियल केस सबके लिए एप्लीकेबल होता है, आइडियल केस सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो आई कैन टेक एनी वैल्यू, ये मेरा क्या, ये मेरा एक आइडियल केस है। ओके, और आइडियल केस में आई कैन टेक एनी वैल्यू, आइडियल केस में आई कैन टेक एनी वैल्यू। तो मैं काम करता हूं, अब मैं यहाँ पे अगर दोनों को, अगर मैंने सारे नंबर्स को पॉजिटिव रखा, लेकिन देखो यहाँ पे ये एक टर्म नेगेटिव मेरा होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आर मेरा 0 से छोटा है, आर मेरा क्या है, 0 से छोटा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं बोल देता हूँ आर की जो वैल्यू वो मेरी क्या है, निगेटिव है। आर की वैल्यू क्या है, मेरी निगेटिव है। अब अगर मैंने इन दोनों को पॉजिटिव रखा, अगर मैंने इन दोनों को पॉजिटिव रखा, तो ये यहाँ पे अगर पहला इक्वेशन देखो क्या है, पी इंटू आर क्या दिया हुआ है, तो पी इंटू आर नेगेटिव बन जाएगा, ये भी नेगेटिव बन जाएगा मेरा। तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, नेगेटिव इज नॉट लेस देन नेगेटिव। तो मुझे ऐसी वैल्यू रखनी होगी जो सेटिस्फाइड हो, क्या हो, जो सेटिस्फाइड करे सबके लिए। तो एक काम करता हूं मैं काम करता हूं, मुझे पता है क्या है, मुझे पता है कि अगर P मेरा बड़ा है तो मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं, और अगर Q मेरा छोटा है तो मैं इसको निगेटिव मानता हूं। आई कैन टेक एनी वैल्यूज, मैं एनी वैल्यूज की जगह पे यहाँ पे अब साइन में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अब सिग्नेचर के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। ओके, अब एक काम करो, पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखो पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, P इंटू आर इट इज लेस देन Q इंटू आर। ओके, तो P क्या है मेरा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इट इज लेस देन Q मेरा क्या है, Q मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव, आर मेरा नेगेटिव इंटू नेगेटिव, कितना मिलेगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होता है, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होता है। तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव इट इज लेस देन पॉजिटिव, और ये कंडीशन मेरा ट्रू है, ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है, नेगेटिव इज लेस देन पॉजिटिव। समझ गए, नेगेटिव, वेट, नेगेटिव इज लेस देन पॉजिटिव, नेगेटिव इज लेस देन पॉजिटिव, और पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव। समझ गए,
कोई इशू, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड के ऊपर। एक तो ट्रू मिल गया हम लोग को, ओके, जाहिर सी बात है मेरा आंसर यही है, लेकिन देखो यहाँ पर P माइनस आर, ओके, P माइनस आर करता हूं मैं, देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस निगेटिव, ओके, इट इज लेस देन, क्यू मेरा क्या है, निगेटिव है, निगेटिव माइनस निगेटिव, क्या मिल जाएगा मुझको यहाँ पर? ये मुझको मिल जाएगा पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, कितना मिल जाएगा मुझको? ये दोनों, ये मुझको मिल जाएगा पॉजिटिव, मिल जाएगा दोनों, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ये बीच में क्या बन जाएगा? पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव, मतलब ये मेरा इन शॉर्ट क्या आया? पॉजिटिव आ गया। इट इज लेस देन माइनस निगेटिव, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्योंकि माइनस माइनस क्या बन गया मेरा? प्लस बन गया, तो निगेटिव प्लस पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? कैंसिल हो गए। इट इज लेस देन 0, एंड मेरा पॉजिटिव कभी 0 से छोटा ही नहीं होता, मेरा पॉजिटिव कभी 0 से छोटा ही नहीं होता, तो ये भी मेरा रॉन्ग हो गया है। ये मेरा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। देखो मेरे को आंसर तो मिल गया, ऑप्शन नंबर है, लेकिन मैं आपको बाकी ऑप्शंस भी चेक करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ओके। चलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए P प्लस आर लिखा हुआ है मेरा, ओके, P प्लस आर लिखा हुआ है, तो P क्या है मेरा? देखिए P मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस निगेटिव, ओके, इट इज लेस देन, Q मेरा निगेटिव है, देन प्लस निगेटिव, ये मुझको कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, 0, इट इज लेस देन, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको? माइनस का निगेटिव, क्योंकि देखो यहाँ पे निगेटिव माइनस निगेटिव आएगा, -2 निगेटिव आएगा, अगर इन शॉर्ट ऐसा बोलूं तो -2 टाइम्स निगेटिव, अगर सबसे सिंपल करना है ना, तो सब लोग एक काम करो, इसको लिख दो, -2 निगेटिव मिल जाएगा आपको, ओके। -2 निगेटिव मिलने से क्या होगा? -2 निगेटिव मिलने से क्या होगा? आप लोग क्या बता सकते हो? क्या आपका 0 निगेटिव से छोटा है? नहीं, 0 नेगेटिव से बड़ा है, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा, और और नन ऑफ दिस तो आंसर आपका होगा ही नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ गए आप लोग? पी आर इट इज लेस देन क्यू आर। अगर आपको नंबर नहीं समझ में आ रहा तो आप साइन के टर्म्स में भी बात कर सकते हो, आप साइंस के टर्म में भी बात कर सकते हो, सिग्नेचर टर्म्स में, साइन, साइंस, ओके, यू कैन गो विथ साइंस, ओके, साइन के टर्म्स में आप बात कर सकते हो। समझ गए? इजी क्वेश्चन था, ओके। कोई डाउट है आपको यहाँ पे? कोई डाउट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज फॉर होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। देखिए मैंने आपको 10 क्वेश्चन लिए थे, 9 क्वेश्चन अच्छे से थ्योरेटिकल समझाए, अब 10वां क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी है, इसको आपको सॉल्व करना है। अगर आंसर नहीं आता कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर आपको इसका आंसर दूंगा, मैं जरूर आपको इसका आंसर दूंगा। क्या लिखा हुआ है? x इज लेस देन z एंड x इज लेस देन y। यहाँ पे आपको x की 2 वैल्यू दी गई है जो z से छोटी, जो x की दो, x जो आपका x है वो 2 वैल्यू से छोटा है, एक तो z से छोटा है और y से छोटा है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से कंडीशंस ट्रू है। समझ गए? अगर ऐसे नहीं बता पा रहे हो तो सिंबल के टर्म्स में बात करो। समझ गए? अगर ऐसे नहीं बता पा रहे हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को सिंबल्स के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपको मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आता है, अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आता है तो आपने करेक्ट सॉल्व किया है। समझ गए? मैं इसका सॉल्यूशन आपको इसीलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप खुद से सॉल्व करो, खुद से सीखो। समझ गए? जब तक आप लोग खुद से नहीं सीखोगे आप लोग कुछ नया नहीं सीख पाओगे। समझ गए? इसीलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। चलो तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और अगले 10 क्वेश्चन और कंसेप्ट्स के साथ में। चलिए बाय।